सदा प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा में आज हमारा विषय है आत्मनिर्भर के वास्ते विनिवेश के रास्ते। संदर्भ है देश की अर्थव्यवस्था में विनिवेश को तेजी करने की कोशिश। इस बार केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई सरकारी कंपनियों पीएसयूज के प्राइवेटाइजेशन की बात कही है। उसके लिए शब्द मोनेटाइजेशन का प्रयोग किया गया है। वित्त मंत्री ने बीपीसीएल, एयर इंडिया, एसबीआई, सीसीआई, आईडीबीआई और भी जाने कितनी ही कंपनियों के संदर्भ में विनिवेश की बात कही। सबसे चौंकाने वाला नाम भारतीय जीवन बीमा निगम के संदर्भ में, जो दुनिया के लिए एक अचंभे का विषय रहता है, जिसकी सफलता अपने आप में अचंभित करती है, उसमें भी आईपीओ के माध्यम से विनिवेश की बात कही गई है। सरकार के मुताबिक ये कंपनियां लंबे समय से, जो अधिकांश कंपनियां हैं, घाटे से चल रही थी और इन कंपनियों का घाटा अब और बर्दाश्त करने की स्थिति में सरकार नहीं है। पर इसमें ऐसी कंपनियों के भी नाम हैं जिनके मुनाफे को लोग अचंभे से देखते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम या पेट्रोलियम से जुड़ी हुई तमाम कंपनियों के नाम इसमें लिए जा सकते हैं। दो चीजों के बीच में परस्पर विरोधाभास है। इस देश में एक समय पर राष्ट्रीयकरण की पहल हुई। इतिहास में बच्चों को यह पढ़ाया जाता है कि वो बड़े क्रांतिकारी कदम थे, चाहे वो कोल कंपनियों के निजीकरण की बात थी, चाहे वो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में बात थी, चाहे इंश्योरेंस कंपनी के संदर्भ में ही बाकायदा संसद में विधेयक लाकर सरकारीकरण की बात थी। उस समय बताया गया कि देश के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, अर्थव्यवस्था के लिए इससे कुछ बेहतर नहीं हो सकता। और अब इतिहास से उलट व्यवहार किया जा रहा है और तब भी सरकार के स्तर पर बताया जा रहा है कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जनता भ्रमित है। बेहतर है क्या? पहले जो बेहतर बताते थे वो बेहतर है या अब जो बेहतर बताया जा रहा है वो बेहतर है? हम आज इस कार्यक्रम में इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पाने के लिए क्या सरकारी कंपनियों का बेचा जाना जरूरी है? क्या सरकारी कंपनियों में निजी निवेश के क्षेत्र को खोले जाने से ही बात बन सकती है या इसके कुछ और भी मायने हैं? इन मायनों को पड़ताल करने की कोशिश में कई अर्थशास्त्री हमारे साथ में होंगे और राजनीति से जुड़े हुए साथी भी इस चर्चा में हिस्सेदारी करेंगे। उन साथियों से आपका परिचय कराएं और एक अहम मसले को सरलीकृत तरीके से समझने की कोशिश करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र खासा खास है, बहुत संक्षिप्त है लेकिन बड़ी बात कहता है। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रयासों की महत्ता को प्रतिबिंबित करते हुए जो ये बात कही है वो अपने आप में काबिले तारीफ है कि हमें गलती उसी से होने की उम्मीद है जिसने कुछ नया करने की चेष्टा की है। तो वर्तमान भारत सरकार के द्वारा जो कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, इसकी आलोचना हो सकती है, इसकी सराहना हो सकती है, लेकिन कुछ नया करने की कोशिश है या पुरानी कोशिशों के तहत ही आगे बढ़ने का प्रयास है, यह भी हमारी चर्चा का विषय है। बहरहाल हम विनिवेश के संदर्भ में इन कोशिशों पर आज बात करेंगे। किसान आंदोलन के चलते इस समय देश में बाकी तमाम महत्वपूर्ण विषय चर्चा से कहीं बह गए। हम वापस उन विषयों पर आने की कोशिश के तहत आज इस विषय को चर्चा का हिस्सा बनाए हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए वर्तमान में धर्मराज महापात्रा जी हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता है, विचारवान व्यक्ति हैं। हमारे साथ में डॉक्टर सारथी आचार्य हैं, देश दुनिया बड़े जाने माने अर्थशास्त्री हैं। इस विषय पर उनकी विशेषज्ञता के लोग कायल हैं। उनके दृष्टिकोण से शायद हमें किसी नतीजे पर पहुंचने में मदद मिले। हमारे साथ में डॉक्टर सुभाष पांडे जी हैं, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, इस विषय के जानकार है, वह भी हमारे साथ हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ में छत्तीसगढ़ सरकार के वाणिज्य कर मंत्री टीएस सिंहदेव जी होंगे और साथ ही मध्य प्रदेश के पूर्व उद्योग मंत्री, विद्युत मंत्री राजेश शुक्ला भी इस चर्चा में हिस्सेदारी करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। बहरहाल चर्चा की शुरुआत हम धर्मराज महापात्रा जी से करते हैं। महापात्रा जी ऐसी कोशिशों के स्थायी विरोधी है। उन्हें लगता है कि सरकारी संसाधनों के निजीकरण की हर कोशिश कुल मिलाकर देश और उसके नागरिकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। क्या वो आज भी इन कोशिशों के संदर्भ में यही नजरिया रखते हैं? देखिए, बात यह है कि जो बात आपने कही कि हम इसके विरोध में हमेशा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ऐसा कोई भी कदम, अब मैं केवल एक ही उदाहरण से आपको तथ्यों पर अपनी बात रखना चाहूंगा। जैसे आप केवल एलआईसी का सवाल ले लीजिए जी। 1956 में आपने कहा कि संसद में कानून के जरिए एलआईसी को राष्ट्रीयकृत किया गया जी। इसका आशय यह है कि एलआईसी में 56 से पहले जो है निजीकृत कंपनियां थी, उसमें देशी कंपनियां भी थी, विदेशी कंपनियां भी थी जी। और जब इसे राष्ट्रीयकृत करने का फैसला लिया गया तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था कि इंश्योरेंस जो है दीर्घकाल के लिए जो बचत है उस बचत को जुटाता है। किसी भी देश को चलाने के लिए साधन संसाधन
की आवश्यकता होती है, लंबे अवधि के निवेश के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। तो ये सवाल जो है एक बड़े सवाल के रूप में उठा आजाद भारत के बाद, जब विकास का जो रास्ता तय किया गया कि अगर विकास के लिए पूंजी की आवश्यकता है, साधन संसाधन की आवश्यकता है, तो उस पर नियंत्रण किसका होना चाहिए। और मुझे याद है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने हमारे भारत के संविधान की संरचना की, उन्होंने उस समय भी ये कहा कि बीमा का व्यवसाय या बैंकिंग व्यवसाय जो दीर्घकाल के बचत उपलब्ध कराता है देश के विकास के लिए, उस पर जो है राज्य का नियंत्रण यानी सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। और अंततः 1956 में जब LIC बना तो उसके पहले 245 निजी कंपनियां काम कर रही थी। अनुभव यह था कि वो 245 निजी कंपनियां जो बीमा के जरिए बचत एकत्रित कर रही थी, उन पर सरकार का नियंत्रण नहीं था। दूसरा, बीमा धारक को दावों का भुगतान नहीं होता था। तीसरा, जो प्रॉफिट होता था वो कंपनी अपनी बैलेंस शीट्स में ऐसी हेरफेर करती रही कि जो प्रॉफिट है वो दूसरे कंपनियों में स्थानांतरित कर देती थी और बाद में अपने आप को डिफॉल्ट करके पॉलिसी होल्डर्स का क्लेम भी सेटल नहीं कर रही थी। मुझे आज भी याद आ रहा है जब 19 जनवरी 1956 को भारत सरकार ने अचानक जो है अध्यादेश जारी किया और इस बात का ऐलान किया कि हम जो है इसको नेशनलाइज करेंगे, तो उस समय वित्त मंत्री थे मिस्टर CD देशमुख। CD देशमुख साहब से पार्लियामेंट के अंदर लोगों ने यह सवाल पूछा। हालत यह थी कि जब ऑल इंडिया रेडियो में CD देशमुख साहब ये अनाउंस करने जा रहे थे कि गवर्नमेंट जो है इंश्योरेंस को अब राष्ट्रीयकृत करने जा रही है और हम नोटिफाई कर रहे हैं, तो ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर तक को उस समय इस बात का अंदाजा नहीं था कि आखिरकार वो घोषणा क्या करने जा रहे हैं। तो पार्लियामेंट में लोगों ने यह सवाल उठाया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, अगर आप नेशनलाइज करने के लिए ऑर्डिनेंस भी अगर जारी कर रहे हो तो इतनी गोपनीयता की आवश्यकता क्यों थी। तो CD देशमुख साहब ने ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट के अंदर इस बात का उत्तर देते हुए ये कहा कि अगर ये नहीं किया जाता तो पता चला कि उस समय जब नेशनलाइजेशन हुआ तो LIC जब बना तो LIC के ऊपर 76 करोड़ का लाइबिलिटी था प्राइवेट कंपनीज का, जो पॉलिसी होल्डर्स को पे नहीं किया गया था। तो बोले ये जो भी पैसा था वो भी शायद ये लूट कर बाहर आ जाते। और पार्लियामेंट में जब ये नेशनलाइजेशन को लेकर डिबेट हुआ तो उस समय तो हम आज के पार्लियामेंट और उस समय के पार्लियामेंट के अंदर एक गुणात्मक अंतर रहा। उस समय चर्चा बहसें सब होती थी, तथ्यात्मक बातें होती थी। तो किसी और ने नहीं, फिरोज गांधी साहब उस संसद के सदस्य थे और फिरोज गांधी साहब ने जब ये नेशनलाइजेशन को लेकर पार्लियामेंट के अंदर जब एक्ट बनाने के लिए बिल पेश किया गया तो उस डिबेट में ये ऑन रिकॉर्ड है पार्लियामेंट के अंदर, मैं जो भी आपसे कह रहा हूं, फिरोज गांधी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर बयान देते हुए ये कहा ये नेशनलाइजेशन जरूरी था। और उन्होंने तो ये भी कहा कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लोगों के साथ फरेब के, धोखाधड़ी के, झूठ के जो 43 नियम बताए थे, भारत के अंदर बीमा व्यवसाय में जो निजी कंपनियां काम कर रही हैं वो शायद कौटिल्य के अर्थशास्त्री को भी जो है पराजित कर दे, इतने तरीके उन्होंने इजाद किए। उस दौर से आज के दौर में LIC खड़ी हुई है। अब उस समय जब LIC के प्रश्न ये उठता है कि उस समय LIC के लिए जो लक्ष्य तय किए गए, पहला लक्ष्य क्या था कि लोगों के बचत को दीर्घकाल के निवेश के लिए सरकार को उपलब्ध कराना, दूसरा बीमा धारकों के दावों का उचित तरीके से निष्पादन करना, तीसरा बीमा की जो पहुंच है यानी जो जोखिम की सुरक्षा है वो अधिकतम लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न करना। आज प्रश्न ये उठता है 56 से लेकर 2021 तक के सफर में क्या LIC ने ये लक्ष्य पूरे नहीं किए। हकीकत ये है कि LIC ने भारत सरकार को, दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण नहीं होगा जब सरकार जो है जो बोरोइंग्स लेती है बाजार से उसका 25% जो बोरोइंग्स है वो LIC उपलब्ध कराता है। जो शेयर मार्केट में कोई भी हलचल होती है और जब हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ती है, उदाहरण मैं हाल ही उदाहरण दूंगा, जब IDBI संकट में थी तो अल्टीमेटली IDBI को जो है उस संकट से उबारा किसने? LIC ने। आपको याद होगा जब ये सत्यम का डिफॉल्ट हो रहा था उस समय जो है सत्यम को जो है टेक ओवर करने के लिए किसको जिम्मेदारी दी गई? LIC को। और आज इस देश में जो सबसे बड़ा सवाल है, हमारे पास रिसोर्स का क्रंच है, हमारे पास साधन का कमी है सरकार के पास। उस समय LIC एक ऐसी संस्थान है जो 30 लाख करोड़ रुपया का उसने निवेश किया है भारत में ढांचागत क्षेत्र के विकास में। LIC का जो निवेश है उस निवेश का 90% हिस्सा जो है वो भारत सरकार की प्रतिभूतियों में है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में है। LIC जब 56 में बनी, मैंने कहा 76 करोड़ की लाइबिलिटी के साथ बनी। आज LIC का जो लाइफ फंड है वो लगभग 32 लाख करोड़ का है। इस दरमियान अब तो 5 ईयर प्लान ही खत्म हो गया, लेकिन इसके पहले जितने 5 ईयर प्लान थे
LIC ने जो है, जो लास्ट 5 ईयर प्लान था, एक ही 5 ईयर प्लान में 14,06,000 करोड़ रुपया से ज्यादा का राशि भारत सरकार को उपलब्ध कराया। LIC का जो दावा निष्पादन है वो 99.86% है। दुनिया की जो क्लेम सेटलमेंट। तो धर्मेंद्र जी, आपकी बात के मर्म पे आता हूं। कुल मिलाकर आपने बड़े विस्तार से बता दिया कि LIC कितनी सफल कंपनी है। 1,11,000 से ज्यादा कर्मचारी इस संस्था में काम करते हैं। 1 सितंबर 1956 में अस्तित्व में आई, और ये जो 1 सितंबर 1956 में अस्तित्व में आई थी, उससे पहले तकरीबन 150 साल का इतिहास इस देश में जीवन बीमा के संदर्भ में था। 1818 में पहली बीमा कंपनी इस देश में अस्तित्व में आई थी, कोलकाता में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के तौर पर। इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन मेरे साथ में डॉक्टर सारथी आचार्य जी हैं। आचार्य साहब, एक विरोधाभास है सरकार की नीति के अंतर्गत। विनिवेश के संदर्भ में, निजीकरण के संदर्भ में दलील यह दी जाती है कि घाटे की कंपनियों को चलाना सरकार के अब बस की बात नहीं है, और सरकार का काम व्यापार करना नहीं है। एयर इंडिया के संदर्भ में और तमाम कंपनियों के संदर्भ में यह दलील दी जाती है। आपसे 2 सवाल है मेरे। बीमार कंपनियों के संदर्भ में एक नजरिया व्यक्त किया जाता है, पर देख रहे हैं कि कुछ जो बेहद सक्सेसफुल कंपनी है, बहुत सफल कंपनी है, उनमें भी सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेचना चाहती है। इस विरोधाभास पर आपकी टिप्पणी चाहिए। और दूसरा, इस दलील से आप जैसा अर्थशास्त्री कितना सहमत है कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, पर आप मानते होंगे कि सरकार का काम लोक कल्याण तो है, और लोक कल्याण के तहत एक बहुत जरूरी है कि अपने देश के निवासियों के हितों को सुरक्षित रखा जाए। सरकारी कंपनियों की मौजूदगी निजी क्षेत्र की कंपनियों को मनमर्जी करने से रोकती है। ऐसा अतीत का अनुभव रहा है। इस रोशनी में आप जैसा अर्थशास्त्री सरकार के वर्तमान कदमों को किस नजरिए से देखता है? शुक्रिया हिमांशु जी। जी। अनुराग जी से बहुत कि नेशनलाइजेशन से LIC, उन्होंने ज्यादातर LIC के बारे में बात करी है। जी। LIC ने जिस प्रकार से अपना नेट बिछाया है, सरकार को लेंडिंग रिक्वायरमेंट्स उनकी मीट करी है और लोगों को फायदा किया है इन टर्म्स ऑफ जब उनको जरूरत थी उनको किसी की मृत्यु हो जाए तो पैसा टाइम पे मिलना वगैरह, वो सारी चीजें LIC ने करी है। जी। There's no doubt about it। मैं एक ही चीज कहूंगा कि जो चीज 1950-52 में वैलिड थी, जरूरी नहीं है कि वो 2021-22 में भी हो। तो हो सकता है कि जो चीजें उस वक्त की गई थी वो चीज बरकरार रखी जाए, वो जरूरी नहीं है। जी। ये भी जरूरी नहीं है कि हर चीज को निकाल दिया जाए। जी। तो मैं ये कहूंगा कि यदि कुछ कंपनियां हैं, जैसे ITDC है फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर दे रहा हूँ। गवर्नमेंट का कोई बिजनेस नहीं है कि वो ITDC चलाए। जी। गवर्नमेंट का कोई बिजनेस नहीं है कि इस प्रकार की कंपनी जो कंज्यूमर गुड्स ओरिएंटेड कंपनीज हैं उनको चलाए, कोई जरूरत नहीं है। जी। कुछ तेल की कंपनियां हैं जैसे ONGC, जी, ONGC, ये इंडियन ऑयल, BPCL, इसमें कुछ इन्होंने यो कहूंगा कि डिमोनेटाइजेशन नहीं, सॉरी, मोनेटाइजेशन थोड़ी कुछ साल में किया है कि वो कभी 10%, कभी 20%, कभी 15%, लेकिन अभी भी सरकार के हाथ में इनकी डोर है। जी। और मेरी समझ ये डोर रहनी चाहिए, क्योंकि खाली तेल बेचना नहीं होता है कंपनी का काम, इसमें तेल ढूंढना भी होता है, तेल को निकालना भी होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, उसमें घाटे भी होते हैं। अब प्राइवेट कंपनी होगी तो वो घाटा वाटा में ज्यादा इंटरेस्टेड होगी नहीं। और हमारे यहाँ जो प्राइवेट सेक्टर है अभी भी डिस्पाइट काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। हैवी इंडस्ट्री सेक्टर में इतनी उनकी क्षमता नहीं है कि वो बढ़ पाए। उनको अभी बहुत गवर्नमेंट को बहुत सपोर्ट चाहिए। तो एक पब्लिक और प्राइवेट की पार्टनरशिप अभी भी जरूरी है। ये पार्टनरशिप बदलेगी ओवर टाइम, जैसे ओवर टाइम बदली है, पर ये जरूरी नहीं है कि पूरा प्राइवेट, इट इज नॉट अ बाइनरी, या तो प्राइवेट या पब्लिक। एक वक्त पे कितना कॉम्बिनेशन किस कंपनी में होना चाहिए, ये हमारे पूरे वेलफेयर, सोसाइटी के वेलफेयर के बेसिस पे डिसाइड करना चाहिए। तो मैं आज समझता हूं कि यदि LIC जाती है तो LIC $440 बिलियन, जो कि रफली अबाउट 31-32 लाख करोड़ की कंपनी है, ये पूरी कंपनी तो खरीदने की किसी की क्षमता है ही नहीं है। आप ये कहें कि इसमें से 3-4-5% यदि आप मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में रखते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की जरूरत है, वो रख लेते हैं। लेकिन ये कहना कि वो 50% से ज्यादा निकाल देंगे, ना तो कोई लेने वाला है, अनलेस अगर आप बाहर वाले को बुलाते हो, जो कि बहुत गलत बात होगी इस वक्त, ना ही
कोई हमारे लोकल में तो किसी में इतनी क्षमता है नहीं। अच्छा साहब, दूसरी मैं चीज माफी चाहूंगा आपसे बीच में रोकने के लिए। एलआईसी के संदर्भ में क्या कमी आपको ऐसी दिखती है? उदाहरण के लिए हम एलआईसी को लेकर ही बात करते हैं। एक कंपनी जब बनी थी 76 करोड़ के घाटे के दौर के साथ में अस्तित्व में आई थी। आप जैसा अर्थशास्त्री बता रहा है कि तकरीबन 32 लाख करोड़ की परिसंपत्तियां के साथ में वो कंपनी हमारे बीच में मौजूद है। क्या नौबत ऐसी आ गई जिसके कारण से लगता है कि इसका 3%, 5%, 10% जो है निजी क्षेत्र में ला दिया जाए? आपसे समझना चाहूंगा, ये कमोबेश वैसा ही है कि घर में अगर सोना पड़ा था और थोड़ा शाही तरीके से रहना है तो इसलिए उस सोने का कुछ हिस्सा बेच दिया जाए। सरकारों के कारों के आकार बढ़ते जा रहे हैं, सरकार के जो दफ्तर हैं उनकी साज सज्जा बढ़ती जा रही है, सरकार के अधिकारियों के ट्रेवल करने के जो पहले ट्रेन में यात्रा करते थे वो आजकल फ्लाइट में, फ्लाइट में फिर बिजनेस क्लास में यात्रा कर रहे हैं। तो कुल मिला के शौक सारे पूरे हो रहे हैं और उनकी कीमत आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, चाहे एलआईसी, ऐसी कंपनियों की हिस्सेदारी को बेच के चुकाई जाएगी। कितना सही मानते हैं आचार्य जी आप? गलत मानूंगा अगर इस प्रकार से जो आप बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत मानूंगा मैं। और ये भी मैं इस बात को गलत मानता हूं कि यदि एलआईसी की जरूरत है, जिस तरह एयर इंडिया की जरूरत है कि भाई एयर इंडिया हर साल नुकसान कर रहा है, 50,000 करोड़ का उस पर डेट है, उसको निकालना है, किसी तरह टैक्स पेयर्स मनी बचाना है, वो बात तो समझ में आती है। लेकिन एलआईसी का गवर्नमेंट के हाथ से निकलना और प्राइवेट के हाथ में जाना बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि आप देखिए ना, प्राइवेट बैंक में कौन जा रहा है? 70 to 80% लोग तो पब्लिक बैंक में जाते हैं ना, क्योंकि वो पब्लिक बैंक में आप ₹10 और ₹20 और ₹50 का भी खाता खोल सकते हैं, जबकि प्राइवेट बैंक में ज्यादातर जाइए वो 5,000 से ज्यादा, कोई 5,000 से कम में कोई आप खाता खोलेगा नहीं उसमें जी। तो यदि हम चाहते हैं कि ज्यादातर लोग, किसान, मजदूर, सब, अगर ये जिस तरह हमारे सरकार चाहती है कि सब लोग बैंक से जुड़ जाएं, सब लोग प्लास्टिक मनी से यूज करें, तो ये बहुत जरूरी है कि एलआईसी, एसबीआई और इस प्रकार की जो संस्था है, ये पूरी तरह प्राइवेट सेक्टर में बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। जी, तो ये मानना है डॉक्टर सारथी आचार्य जी का। मेरे साथ में डॉक्टर सुभाष पांडे जी। सुभाष पांडे जी, हमने पिछले 20-30 साल में ये निजीकरण की कोशिशों को देखा है। जब मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस समय ये विनिवेश का काम शुरू हुआ। अटल जी के दौर में काफी आगे बढ़ा। उस समय ये आरोप रहे कि करोड़ों की चीजें कौड़ियों के दामों पर हवाले कर दी गई। क्या आज की इन कोशिशों को भी हम इसी रूप में देखें? सरकार लंबे लंबे लक्ष्य रखती है, पर जो घाटे की कंपनियां होती है उसे लेने तो कोई आता नहीं है। एयर इंडिया के बेचने की कोशिश कितनी शर्तों को ढील देते हुए कर रहे हैं, कोई नहीं आता। पर जो मुनाफे की कंपनियां हैं उनको लोग कौड़ियों के दाम पे निकाल के ले गए, ये हमने पहले देखा। करोड़ों की जमीन के होटल थे, कौड़ियों में गए। बाल्को जैसी कंपनी की कीमत को लेकर आज भी लोगों को लगता है ठीक नहीं हुआ। इन कोशिशों को आप जैसा अफसर, जिसने इन चीजों को बड़ी नजदीकी से देखा है, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए अपने देश की 30 साल, 40 साल, 50 साल की मेहनत से तैयार की गई कंपनियों को बेचकर किस तरीके से बनेगा, थोड़ा रोशनी डाल सकेंगे आप? देखिए हिमांशु जी, ऐसा है कि ये मुद्दा ऐसा है कि अगर हम 50 के दशक में क्या बात थी, 70 के दशक में क्या बात थी जी, अगर उस दृष्टिकोण से सोचेंगे तो वो आज के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं बैठता जी। हम जैसे भारत का संविधान है, हमारी पूरी निष्ठा है, हम समझते हैं बहुत अच्छा संविधान है, लेकिन जब से लागू हुआ है तब से उसमें 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं जी। तो एक गतिशील देश में नीतियां जो हैं वो स्थिर नहीं होती हैं, देश काल समय के अनुसार बदलती हैं। अब आज के व्यापक परिप्रेक्ष्य में आपको मैं कुछ आंकड़े देना चाहूंगा जो इस बहस को सही दिशा में ले जा सकते हैं। आपने अभी जो वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया उसमें खर्च का जो अगले साल के लिए खर्च का रखा गया है आकलन, वो है करीब 35 लाख करोड़ रुपए। 35 लाख करोड़। और सरकार को टैक्स से कितना मिलने का अनुमान है, वो करीब है 15.5 लाख करोड़। जी। तो 35 लाख करोड़ में 15.5 लाख करोड़ तो केवल टैक्स से आएगा। अब अगर हम कोई और इस तरह का डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह करके और कोई तरीके से संसाधन नहीं जुटाते हैं
तो यही 1,75,000 जो हमने विनिवेश के लिए रखा है, तो इसकी जगह 1,75,000 का कर करना पड़ेगा जी, क्योंकि 35 लाख करोड़ का आपने टारगेट रखा है एक्सपेंडिचर का। जी। तो ये एक पॉलिसी चॉइस है कि आप 1,75,000 करोड़ का कर जनता पर ला दें और या डिसइन्वेस्ट करें। दूसरा, उसका तीसरा रास्ता है कि ये ना तो टैक्स ला दे, ना ही डिसइन्वेस्ट करें, बल्कि बोरो करें। तो कितना बोरो करने का प्लान है अगले साल के लिए? जो हमारा वो है करीब 15 लाख करोड़ जी। तो आप सोचेंगे कि जहां 15 लाख करोड़ कर रहे हैं तो 1,75,000 और कर लीजिए, 17 लाख करोड़ कर लीजिए। और यही करते करते इसी तरह के उससे ये चॉइस है कि डिसइन्वेस्ट करें या बोरो करें या टैक्स करें, इन तीनों में ट्रेड ऑफ है। तो जो नंबर्स आपके सामने हैं उसको देखते हुए 1,75,000 करोड़ कोई बहुत बड़ी तो रकम नहीं है। और तब जबकि इस 35 लाख करोड़ में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर, रेल, रोड, हाईवे, उस पर 5.5 लाख करोड़ का, वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में भी उल्लेख किया, 5.5 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो अगर 1,75,000 आप डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई एसेट सेल कर रहे हैं, तो 5.5 लाख करोड़ का नया एसेट बना भी रहे हैं इसी साल। मैं पांडे साहब आपको माफी चाहूंगा बीच में रोकने के लिए। आपने 3 ही विकल्प बताए हमें। एक विकल्प बताया कि नए कर लगाए जाए, एक विकल्प आपने बताया कि डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए, और तीसरा विकल्प आपने बताया कि कर्ज ले लिया जाए। एक चौथा विकल्प है, आपकी आय 15 लाख करोड़, खर्च आप 35 लाख करोड़ करना चाहते हैं, थोड़ा अपने खर्चों में कटौती कीजिए। घर की वित्तीय व्यवस्था तो हम इसी अनुसार चलाते हैं। जिन घरों में खर्चे ज्यादा रहते हैं और आय कम रहती है, वक्त बताता है कि वो घर बाद में बिक ही जाते हैं। क्या देश बिकने की नौबत आएगी? ये सवाल एक सामान्य व्यक्ति का है। आप बड़े अनुभवी अधिकारी हैं, थोड़ा सा जिज्ञासा का समाधान करें कि डिसइन्वेस्टमेंट का ये सिलसिला कब तक चला सकते हैं, और क्या ये एक सही रास्ता है आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी भी जो 35 लाख करोड़ है, क्योंकि इस साल हमने 30 लाख करोड़ करीब खर्च किया है, तो अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो, और बल्कि इस साल 34 लाख हुआ, पिछले साल का 30 लाख करोड़ का बजट था। तो अगर हम इस साल करीब 34 लाख कर रहे हैं और अगले साल 35 लाख कर रहे हैं, तो बहुत से लोग तो इस बारे में भी टिप्पणी कर रहे हैं कि ये रिवाइज एस्टिमेट को देखते हुए बजट में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है एक्सपेंडिचर की, ये 40 लाख या 45 लाख करोड़ होना चाहिए था। या फिस्कल स्टिमुलस की बात करते हैं, सोचते हैं कि हर एक के अकाउंट में पैसे डाल दिए जाएं, तो वो सब खर्चों के लिए तो 35 लाख करोड़ से फिर नहीं होगा ना। उसके लिए तो और आकांक्षाएं तो और भी ज्यादा हैं, उसके लिए तो आकांक्षाएं और भी ज्यादा है, ये कहना है डॉक्टर सुभाष पांडे जी का। मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी से रजनीश अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, अपनी सरकार के इन फैसलों के संदर्भ में लोग सवाल कर रहे हैं कि आपकी सरकार जब अस्तित्व में आने के लिए संघर्ष कर रही थी 2014 में, तो बड़ा चर्चित नारा था, देश नहीं बिकने दूंगा। लोग सवाल कर रहे हैं, खासतौर पर विपक्षी दल सवाल कर रहे हैं, कुछ बेच ही नहीं रहे हैं, सब कुछ बेच देने पर उतारू हो गए हैं। क्या कहेंगे आप अपने इस बचाव में, जो आपने कहा था और अब जिस नीति पर आप देश को चलाना चाह रहे हैं? रजनीश जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन मेरे साथ में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रताप भानु जी जुड़ चुके हैं। प्रताप भानु जी, आपने हमारे पूरे पैनल की चर्चा को लगातार सुन रहे हैं। हमारे जो विद्वान साथी हैं, चाहे वो डॉक्टर सुभाष पांडे जी हैं, चाहे डॉक्टर सारथी आचार्य जी हैं, उनका मानना है कि जो 50-60 दशक के दौर की नीतियां थी, हो सकता है उस दौर में अच्छी रही हो, पर समय काल परिस्थिति के अनुसार फैसले बदले जाते हैं, और अब देश जिस मुकाम पर है उसमें ऐसे फैसलों के लिए भी हमें तैयार होना चाहिए, और जो विकल्प हैं उनमें ठीक विकल्प को सरकार के द्वारा चुना जा रहा है। कांग्रेस को बहुत आपत्तियां हैं, लेकिन विद्वान जो अर्थशास्त्री हैं वो इस फैसले के साथ हैं। क्या अब भी आपकी असहमति है, या आपको लगता है कि सरकार के इस कदम को आपको नई दृष्टि से देखने की जरूरत है? देखिए, मैंने पांडे जी को पूरा सुना है
जी। और उन्होंने अर्थशास्त्री होने की बजाय भाजपा की नीतियों के कट्टर समर्थक के रूप में ही अपनी प्रस्तुति की है, ये मैं साफ तौर से कह सकता हूं। जी। और जिस तरह से उन्होंने लिमिटेशन बताई जी। कि हमारे पास इनको पब्लिक सेक्टर को डिसइन्वेस्टमेंट करने को या सरकारी उपक्रम को बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, जी। ये उनका एक संकीर्ण नजरिया ही मेरे को देखने को मिला। अर्थशास्त्रियों को तो देश की अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से देखना चाहिए कि हमारी प्रोग्रेसिव अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ सकती है, कैसे हम घाटे वाली कंपनियों को लाभ में बदल सकते हैं, कैसे पब्लिक सेक्टर को एक ऐसा उद्योग बना सकते हैं, ऐसे उद्यम बना सकते हैं कि लॉस से निकलकर ये प्रॉफिट मेकिंग में चले जाएं। गांधी ने और सभी मनमोहन सिंह जी ने इन उपक्रमों में से छांटकर नवरत्न उपक्रम छांटे थे और उनको प्रॉफिट अर्निंग संस्था बनाई थी, जिनमें पेट्रोलियम उद्योग भी है, जिनमें LIC भी है, और उनसे आमदनी और जो डिविडेंड मिलता था उसको बजट में इनपुट देते थे। और किन्हीं यदि उद्योगों में डिसइन्वेस्टमेंट किया तो वो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट था। अब ये तो मैं देश नहीं बिकने दूंगा से लेकर देश को पूरा बेच दूंगा, जो आपने कहा मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहूंगा। शाइनिंग इंडिया से लेकर ये सेलिंग इंडिया कर रहे हैं जी। अकेले कांग्रेस को आपत्ति नहीं है, पूरे देश की जनता को आपत्ति है, युवा नौजवानों को आपत्ति है, देश के पढ़े लिखे प्रबुद्ध वर्ग को आपत्ति है कि पब्लिक सेक्टर जो कि सोशल वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं, हमारे GDP को बढ़ावा देते हैं, हमारे कोर सेक्टर में, और पांडे जी हो चाहे आचार्य जी हो, किस तरह से इन गलत नीतियों को समर्थन कर रहे हैं, देख के मैं आश्चर्य कर रहा हूं। मैं भी इंजीनियर आदमी हूं, 10 साल पार्लियामेंट में रहा हूं, मैं समझता हूं कि इनकी टेक्निकलिटी क्या है। यदि किसी में एयर इंडिया लॉस में जा रही है तो सरकार का ये कर्तव्य होना चाहिए कि बेचने की बजाय उसको हम प्रॉफिट में कैसे अर्न कर सकते हैं जी। जहां इंडिगो और स्पाइस जेट प्रॉफिट में जा सकते हैं तो उनसे कंपेयर करें और तुलनात्मक सुधार करें हमारे पब्लिक सेक्टर में। बेच दो, इनने बनाए तो कुछ है नहीं, एक मकान को बनाने में 2 साल लगते हैं और बेचने में 2 दिन। आज ये मोदी सरकार वही काम कर रही है, ये सरकार वही काम कर रही है। प्रताप भानु जी की बहुत आपत्ति है सरकार के इन कोशिशों के संदर्भ में, लेकिन प्रताप भानु जी के वक्तव्य पर डॉक्टर सारथी आचार्य को कुछ आपत्ति थी। मैं सीधे सारथी आचार्य जी के पास चलता हूं, वो कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे थे प्रताप भानु जी के शब्दों में। जी आचार्य जी। तो मैं केवल 2 चीजें कहूंगा शर्मा जी, प्रताप भानु जी। एक तो ये है कि मैंने कभी नहीं कहा कि पब्लिक सेक्टर को बेच देना चाहिए, नहीं। मैंने कहा था ऑयल कंपनीज जो प्रॉफिट बना रही हैं, एक तो पब्लिक पर्पस है और दूसरा ये है कि प्राइवेट कंपनी के पास जाओ तो वो उनके पास शायद इतना विजन भी नहीं होगा कि भाई 5-7 साल वो ढूंढे तेल को और उसके बाद उसे इकोनॉमिकली वायबल तरीके से उसकी फैक्ट्रियां बनाए, फिर उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन करें। तो कुछ ऐसी कंपनीज है जिसका निवेश जिसका मोनेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, और उसमें LIC एक बहुत अहम कंपनी है अदर देन ऑयल कंपनीज, जिसको पब्लिक सेक्टर में रहना चाहिए, क्योंकि ये वेलफेयर पर्पस एज वेल एज फिस्कल पर्पस दोनों सर्व कर रही है, जो कि प्राइवेट सेक्टर हमने देख लिया। एक भी कंपनी जो है प्राइवेट सेक्टर में जो इंश्योरेंस वगैरह में आए हैं, वो हमारी जो पब्लिक कॉमन पब्लिक है उनके कोई फायदे नहीं है, क्योंकि वो मिनिमम 10,000, 20,000, 50,000 और उनसे पैसे निकलवाना तो हम जानते हैं कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो इतने सवाल पूछेंगे आपसे पैसा देने के कि आप कहोगे यार पैसे रख लो अपने पास। तो सिचुएशन ये है कि बहुत सारी चीजें पब्लिक सेक्टर में अभी रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज इकोनॉमी इस प्रकार से नहीं खड़ी है। तो सारथी आचार्य जी, मिश्रित स्थिति में कुछ है जिनका डिसइन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जिनसे सरकार को मुक्ति लेनी चाहिए, लेकिन जो इस प्रकार की कंपनी है, खासतौर पर LIC या पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ी कंपनी, उनके संदर्भ में ऐसी कोशिशों की खिलाफत कर रहे हैं डॉक्टर सारथी आचार्य। मेरे साथ में रजनीश जी जुड़ चुके हैं, रजनीश अग्रवाल जी। भारतीय जनता पार्टी 2014 में इस नारे के साथ मैं यदि देश नहीं बिकने दूंगा, प्रताप भानु शर्मा जी का कहना है शाइनिंग इंडिया की बात करते थे, सेलिंग इंडिया पे आ गए हैं, सब कुछ बेच देने के लिए उतारू हैं। रजनीश जी, कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश को हम बेचना नहीं कहते देश के लिए जी। देश नहीं बेच रहा है, और मुझे लगता है कि प्रताप भानु शर्मा जी को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की नीतियों के बारे में जानकारी नहीं होगी जी। वो एक केवल इमोशन उभारना चाहते हैं जी। जब देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाना हो
और सबसे बड़ा इस देश का मूल तंत्र रहा है, अर्थव्यवस्था का मूल तंत्र है कि शासन को कभी व्यापार नहीं करना चाहिए, राजा को कभी व्यापार नहीं करना चाहिए। ये काम जिनका है वो करेंगे जी। और ये वेलफेयर स्टेट है, और वेलफेयर स्टेट के कारण अगर राजा व्यवहार करता है, बिजनेस करता है जी, राजा को व्यापार नहीं करना चाहिए, ये कहते कहते अचानक रजनीश अग्रवाल जी से हमारा संपर्क टूट गया। हम उनसे पुनः जुड़ने की कोशिश करेंगे। धर्मराज महापात्रा जी मेरे साथ में है। महापात्रा जी, मेरा कुछ सवाल है। ये दलील हर व्यक्ति देने की कोशिश करता है, घाटे की कंपनियां हैं, इनसे सरकार को मुक्ति ले लेनी चाहिए। जो लोग इस डिसइन्वेस्टमेंट की हिमायत करते हैं उनका मुख्य तौर पर कहना यह है कि इतना नुकसान हो रहा है, ये नुकसान सरकार कैसे भरेगी। मेरा आपसे जानना है कि एक तरफ सरकार के संदर्भ में कहा जाता है कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं है। जब सरकार का काम व्यापार करना नहीं है तो ये मुनाफे और नुकसान की बात करना सरकार का काम कब से हो गया, ये मेरा आपसे सवाल है। एक लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत अपने नागरिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराना भी सरकार की जिम्मेदारी है। इंडिगो का उदाहरण दे रहे हैं, स्पाइस जेट का उदाहरण दे रहे हैं। वो उन रूटों पर ही विमान चलाने की कोशिश करेंगे जहां पर मुनाफा होता हो, जहां पर पर्याप्त यात्री मिलते हों। पर इस देश में जहां पर दूरस्थ इलाके हैं जो लाभ के सौदे नहीं है, पर वहां के लोगों को भी हवाई सुविधा मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और ऐसी जिम्मेदारी की पूर्ति सरकारी कंपनियों के माध्यम से संभव हो पाती है। आपसे जानना चाहूंगा, इस नीति पर अगर चलेंगे तो कहीं लोक कल्याण की जो भावना है वो प्रभावित नहीं होगी। देखिए, दो तीन बातें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो आपने जो कहा लोक कल्याणकारी की भावना प्रभावित नहीं होगी, प्रभावित होगी नहीं, बल्कि लोक कल्याणकारी की भावना जो है दफन हो जाएगी, लोक कल्याण नहीं होगा। अगर सरकार खुद जो है प्राइवेट कंपनी की प्रमोटर बन जाएंगी, उदाहरण है उसका बीएसएनएल। आप मुझे ये बताइए, आज भी जो है बीएसएनएल को 4G का फैसिलिटी नहीं है और मुकेश अंबानी जी के जियो जो है वो 5G का प्रमोशन में लग गए हैं। पहली बार हमने देखा हिंदुस्तान के अंदर कि एक प्राइवेट कंपनी का प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री के तस्वीर का इस्तेमाल हो गया। ये साहस कैसे होता है? और उसके लिए जो है बाद में जब बहुत हल्ला हुआ तब उसके ऊपर जुर्माना हुआ 500 रुपए का। ये जो कहा जा रहा है गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन बिजनेस, ये नारा कोई नया नहीं है। ये मार्गरेट थैचर ने जब ये सो कॉल्ड लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की मुहिम की शुरुआत हुई थी, तब उन्होंने ये नारा दिया था गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन बिजनेस, सरकार का जो है व्यवसाय में कोई काम नहीं होना चाहिए। लेकिन आज कोविड काल में हमारा तजुर्बा क्या है? अगर मान लीजिए हमारे हेल्थ सेक्टर के अंदर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कुछ भी सरकारी है, उसके कारण हम बच पाए, लोगों की जान बचा पाए कुछ हद तक। अगर ये सब कुछ जो है प्राइवेट इंडिजिनस कैपिटल्स के हाथों में होता, आप हमारा खुद का तजुर्बा जहां हम बैठे वहां क्या है, 10-10 लाख, 20-20 लाख, 15-15 लाख बिना किसी इलाज के, और उसके बाद भी लोगों से वसूल लिए गए। उस समय कौन खड़ा होकर सामने आया? एम्स। अगर आज आप कंप्लीट आप हेल्थ सेक्टर को ये बोलेंगे नहीं गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन बिजनेस, ये चिकित्सा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी, तो सरकार का काम क्या है फिर? मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, ये जो सवाल उठता है 50 के दशक में जो नीतियां बनाई गई, आज वो रिलेवेंट है या नहीं, ये सोचना चाहिए। बिल्कुल सच है, कोई इंकार नहीं उस बात से। लेकिन हमारे सामने तजुर्बा क्या है? 1999 में फिर वही आऊंगा, एक ही उदाहरण दे रहा हूं आपके सामने, फिर वही सवाल। ये मनमोहन सिंह जी ने जब लिबरलाइजेशन की शुरुआत की, उसके बाद 99 में जब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल पेश हुआ और IRDA के जरिए हिंदुस्तान में जीवन बीमा के क्षेत्र में जो LIC का मोनोपोली था उसको खत्म किया गया। और उस समय पार्लियामेंट में खड़े होके, और कोई नहीं, आडवाणी जी उस समय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बयान दिया हम इसको खोल रहे हैं देशी विदेशी पूंजी के लिए, और लॉजिक दिया गया अगर भारत के बीमा बाजार को देशी विदेशी पूंजी के लिए खोला जाएगा तो हर साल देश में $25 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा। आज 1999 से आज जो है 2021, 20 साल का समय गुजर गया। क्या हम ये सवाल नहीं पूछेंगे जब ये नीति बनाएंगे तो कितना FDI आया? हकीकत क्या है? आज जो है पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने 49 को 74% करने का प्रस्ताव दिया मैडम निर्मला सीतारमण ने इंश्योरेंस सेक्टर में, फॉरेन इंडिजिनस कैपिटल को परमिट कर रहे हैं आप। लेकिन 99 से लेकर 2021 में लाइफ सेक्टर में आया जो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है 9,764 करोड़ रुपया। जनरल इंश्योरेंस के सेक्टर में आया 4,054.63 करोड़ रुपया। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26% के कैप को 49% किया। उसके बाद भी लाइफ सेक्टर में आज जो FDI है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसका परिमाण है 35.36%। जनरल इंश्योरेंस में 49% आप 26 to 49 करने के बाद भी एज ऑन डेट
जो ये IRDA का फिगर है, ये आज भी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जनरल इंश्योरेंस में वो 23.66% है। अगर आप बिलियन टर्म में, डॉलर टर्म में अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो इंश्योरेंस के मार्केट में आज जो FDI है वो केवल $1.97 बिलियन है। तो और वो भी जो है मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आया। कुल मिलाकर महापात्रा जी का यह कहना है कि जो दावा किया जाता है किसी भी बात को प्रस्तुत करते समय हकीकत उससे बहुत दूर रहती है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बार डॉक्टर सुभाष पांडे जी के पास आना चाहता हूं। पांडे साहब, 2018-19 में सरकार ने विनिवेश के माध्यम से 80,000 करोड़ का लक्ष्य रखा, 19-20 में 1,05,000 करोड़ का लक्ष्य रखा, 2020-21 में 2 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा, 2.1 लाख करोड़, और इस साल 1.75 जो आपने बात कही। पिछली बार जो 2.1 गया था मुश्किल 15,000 करोड़ रुपए जुटा पाई, लेकिन उसके संदर्भ में कहा जाता है कि अधिकांश जो कंपनियां थी वो घाटे की थी, इसलिए जुटा नहीं, और करना तो हमें पैसा इकट्ठा ही है। तो अब जो मुनाफे की कंपनियां उन्हें बेच के जुटा लिया जाए, कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप? जिन्हें पहले दलील देते थे विनिवेश इसलिए कि सरकार ये घाटा कब तक उठाए, पहला वाला सवाल तो अनुत्तरित ही है। लोक कल्याणकारी राज्य में सरकार है, लाभ और हानि के आधार पर जब व्यापार नहीं करना है तो लाभ हानि भी क्यों देखती है, पहला सवाल। और दूसरा ये कि अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए अब मुनाफे की कंपनियों को निशाने पर लिया जा रहा है, यह विपक्ष का आरोप है। आप जैसा अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी इस पर कोई टिप्पणी करना चाहेगा? देखिए, विनिवेश के लिए दो तरीके हैं जी। एक तो है माइनॉरिटी शेयर सेल करना, जिससे शुरुआत हुई थी 90s में, कि आपने 5-10% शेयर बेचकर आपके पास मेजॉरिटी गवर्नमेंट के पास ही रहा और आपने कुछ माइनॉरिटी शेयर्स बेच के कुछ पैसे बाजार से उठाए जी। लेकिन अगर आपको, अभी शर्मा जी ने भी कहा कि हमने स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट किया, और हम उसको एक तरह से उन्होंने कहा कि वो सपोर्ट करते जी। तो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि जहां आपने कम से कम 91% भागीदारी उसकी शेयर होल्डिंग जो है वो दे दी, तभी वो स्ट्रेटेजिक कहा जाएगा। तो अगर 49% है तो जिसने भी 49% लगाया वो उस कंपनी का मालिक नहीं है, कंट्रोल नहीं है जी। और 74% का भी होने से है कि वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर तो है, लेकिन फिर भी कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकता जिसके लिए 75% या उससे ज्यादा की हिस्सेदारी चाहिए। तो इसलिए ये 49 और 74 ये सोच कर बनाए थे कि कितना कंट्रोल हम देना चाहते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजन में। तो अगर हम केवल छोटे माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग बेचना चाहते हैं तो उसके लिए किसी भी समय जो हमारी प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं उनके कुछ शेयर, और उससे होता क्या है कि सरकार की हिस्सेदारी से निकल के वो बहुत बड़े रिटेल इन्वेस्टर्स के पास, मिडिल क्लास के पास वो शेयर होल्डिंग जाती है और डिविडेंड और उसका डिस्पर्सल होता है। तो इससे कैपिटल मार्केट डेवलप होता है। और जैसे कि हमने देखा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सेबी के नियमों के माध्यम से कि जो भी कंपनियां हैं, भले वो पब्लिक सेक्टर की हो या प्राइवेट सेक्टर की हो, उनमें किसी में प्रमोटर की इक्विटी कम से कम 75 से ज्यादा ना हो, 25% वो पब्लिक को ऑफर किया जाए जी। तो उससे जो एसेट्स हैं, इनमें जो वैल्यू अगर 100% एक प्रमोटर के पास रहती है तो जो वैल्यू एक तरह से बंधी हुई है उसको अनलॉक किया जाता है और उसको व्यापक रूप से मार्केट में पहुंच के कैपिटल मार्केट को बढ़ाया जाता है। जहां तक LIC की बात है, पहली बात तो मैं ये भ्रम दूर कर दूं कि सरकार का LIC के निजीकरण का कोई इरादा नहीं है जी। अब उन्होंने जो IPO की बात कही है और कहा है कि हम उसी नीति के चलते हम कोशिश करेंगे कि जहां तक हो जाए हम 100% से कम करके 75% तक ले आए, लेकिन अभी भी आपको बताया कि ये इतना बड़ा 25% है कि इसके लिए कोई एक पार्टी बड़ा लेने के लिए तैयार नहीं होगी। और ये छोटे छोटे उससे IPO का माध्यम क्या है कि ये छोटे निवेशकों के लिए होगा। तो शुरू में अगर आपने 4-5% किया और छोटे निवेशकों को बढ़ाया तो इससे कैपिटल मार्केट में पूंजी बढ़ेगी।
तो ये कोई बेचना नहीं। अगर इस तरह से हम कहेंगे कि कोई भी चीज बेची जाती है तो हर चीज जो खरीदी जो बेची जाती है वो व्यापार है, चाहे वो शेयर्स का हो या गुड्स का हो या सर्विसेज का हो, उसको देश बेचना नहीं कहते हैं जी। उसको, क्योंकि उसको बेचने वाला भी देश की सरकार है, उसको खरीदने वाले भी देशवासी हैं। तो खरीदने वाले तो माफ करें सुभाष जी, मैं एक सवाल करना चाहूंगा, जितनी भी कंपनियां हैं, अगर बाल्को को अनिल अग्रवाल जी ने खरीदा, देश के ही है, इसी नजरिए से चले, जो भी इस देश में है वो इस देश का ही है, तो निजी हाथ क्या होता है, वो भी देश का ही हाथ है। क्या इस दृष्टिकोण के साथ हम आगे बढ़ेंगे? नहीं, क्यों नहीं। देखिए, अगर उन्होंने खरीदा, उनको गिफ्ट में तो नहीं दे दिया, उन्होंने बिडिंग किया, कॉम्पिटिटिव बिडिंग में बिड दिया। अब देखिए, कोई भी बिड होती है, आप किसी भी समय आप कहें कि बाद में अगर इस तरह के हाइपोथेटिकल सवाल हो जाए कि बाद में उसकी बढ़ोतरी को देख के अगर हमने इस समय बेचा होता तो इतना फायदा होता, उस समय बेचा होता तो इतना नुकसान होता, ये सब तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हैं। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि सुभाष पांडे जी इस स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट को समर्थन करते हैं। उनका मानना है कि सरकार ठीक राह पर है, भले ही हमारे साथी प्रताप भानु शर्मा जी इसको लेकर विरोध में है। लेकिन मैं एक बार प्रताप भानु जी के पास, उससे पहले एक बार और सारथी आचार्य जी से बात करना चाहता हूं। आचार्य जी, विपक्ष अमूमन इसी भूमिका में रहता है, सरकार जो करे उसे उसका विरोध ही करना है। तो इसलिए धर्मराज महापात्रा जी और प्रताप भानु जी हैं, तो उनकी बात जितनी भी तथ्यों में हो, उसके साथ में ये कवर तो लगा ही हुआ है कि ये विपक्ष की राजनीति करते हैं, ये सरकार के समर्थन में बोलने के लिए हमारे साथ कभी बैठते ही नहीं है। पर आपके पास में ये बंधन नहीं है। जो कुछ भी राह पर सरकार चल रही है, क्या होना चाहिए? वर्तमान फैसले में क्या कोई सुधार की उम्मीद या संशोधन की गुंजाइश आप देखते हैं? आप जैसा अर्थशास्त्री इस पर कोई राय रखता है कि सरकार जिस राह पर चल रही है, कम से कम इसमें यह संयम बरतने की या ये सुधार करने की जरूरत है? ये देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि कुछ कंपनी ऐसी हैं जिसमें मोनेटाइजेशन हो सकता है, जिस तरह आईटीडीसी के होटल्स हैं। लेकिन इसमें एक बहुत, वेदर इसमें हो या फिर आप 5%, 6% किसी ऑयल कंपनी या LIC को आप डिसइन्वेस्ट करना चाहते हैं, 95% अप टू 5% चाहते हैं, किस प्रकार से करते हैं। मैं आपसे एक ही उदाहरण दूंगा, उदाहरण तो मेरे पास बहुत से हैं। जैसे कि कुछ वर्ष पहले की बात है, ये बॉम्बे में ऑपोजिट द ओल्ड एयरपोर्ट एक होटल होता था सेंटूर जी, उसको 80 करोड़ में इन्होंने बेचा। जब एयर इंडिया को काट के बेचने की बात हो रही थी, आई थिंक अरुण शौरी उस वक्त मिनिस्टर जी एविएशन जी। 1 महीने और 1.5 महीने के बाद वही होटल 138 करोड़ में सहारा ने खरीद लिया जी, रफली दुगनी कीमत पे जी। किसने पैसा आया बीच में? वी डोंट नो जी। इंक्वायरी बैठी, क्या हुआ? वी डोंट नो जी। ना इस बात से यदि हम बेचेंगे, वेदर मेरिट कंपनी है या नॉन मेरिट कंपनी है, नुकसान तो होगा ही जी। तो इसमें आई थिंक एक प्रोसेस एस्टैब्लिश करना चाहिए कि पहला कि कौन सी कंपनियों में थोड़ा हम मोनेटाइजेशन कर सकते हैं और किस प्रकार से मोनेटाइजेशन कर सकते हैं और कितनी जल्दी कर सकते हैं। बिकॉज मोनेटाइजेशन प्रोसेस भी हमारे यहाँ, तीसरी चीज जो है, बहुत स्लो है, इन द सेंस दैट एयर इंडिया में आज 21 साल हो गए ये इसको बेचने के चक्कर में, आज तक भी जो है कोई सामने आया नहीं है जी। लास्ट टाइम तो आई थिंक कोई नहीं आया था, आपके शायद 2-3 पार्टी आई हैं, बट वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। सो एक प्रोसेस हमें मालूम होनी चाहिए। हमारे देश में एक व्हाइट पेपर ऑन एविएशन तक नहीं निकला है अभी तक। हमारे एयरलाइंस जो है, मतलब इतनी अच्छी एयरलाइंस थी, जेट एयरवेज, वो बंद हो गई, सडनली बंद हो गई, किसी को पता नहीं चला जी। अभी why can't our think tanks or government or anybody know something about the business like Korea does? Korea knew 3 साल पहले कि Daewoo is in trouble and we must save it जी। हमें 3 महीने पहले भी नहीं पता चलता है, 2 महीने पहले भी नहीं। जब कोलैप्स हो जाता है और आदमी भाग जाता है दूसरे कंट्री में, जब मालूम पड़ता है कि हाँ जी, देयर इज अ प्रॉब्लम इन दैट कंपनी, किसी बैंक ने पैसा, कोई बैंक से पैसा लेके भाग जाता है वगैरह। सो आई थिंक द प्रोसेस हैज टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर जबकि हम जबकि हम डीनेशनलाइजेशन करें। एक और पॉइंट मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि 5 लाख करोड़ का एक नंबर आया था कि जो कि हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट में करेंगे जी। 5.5 लाख करोड़ जैसे आज
हम अनाउंस करते हैं सड़क बनानी है फॉर एग्जाम्पल, अब सड़क बनाने तो 5 साल 6 साल तो मिनिमम लगते हैं। अभी तो लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस जाएगी, नोटिस जाएंगे, फिर उसके बाद कोई PIL डाल देगा, तो आई थिंक 2 साल तो मिनिमम, 2 to 3 years तो मिनिमम हमारे यहाँ लग ही जाते हैं। और उसके बाद जो है उसका रिवैल्यूएशन होगा कि भाई इतने की नहीं, अब तुम वक्त बदल गया, पैसा और बढ़ जाएगा। सो द पॉइंट इज ये जो हमारे इन्वेस्टमेंट का पैसा है 5.5 लाख करोड़, ये मिनिमम आप लगाइए 5-6 साल ये ओवर 5-6 years खर्च होगा। एंड ये एस्टिमेट इज अ वेरी गेस्टिमेट इन दैट केस। और इसका जो पब्लिक को फायदा होगा वो आई थिंक इस माहौल में नहीं होगा, वो आगे कभी हुआ 10-12 साल बाद जब जाके फायदा होगा। कई सारे पहलू दिए डॉक्टर शारदे आचार्य ने, लेकिन उन्होंने सबसे जो महत्वपूर्ण बात कही है वो ये कही है कि आपकी जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी होनी चाहिए। प्रक्रिया अगर पारदर्शी हो तो इतने सवाल ना उठे। अतीत में जो अनुभव रहा है ऐसी विनिवेश की कोशिशों का, उसके अनुभव बहुत अच्छे नहीं रहे। इस रोशनी में प्रताप बानू जी आपके पास में एक बार फिर रुक करता हूं। 2 चीजों के संदर्भ में हमारी बहस आके खड़ी हो रही है। एक, जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है उन्हें बेचने की जरूरत क्या है, एक दलील ये है। दूसरा लॉस के संदर्भ में है। लेकिन सवाल इस बात का है, आप जैसे राजनीतिज्ञ से यह सवाल करना बड़ा मौजूद है कि क्या हम पूरे देश को निजी क्षेत्र के हवाले ही कर देंगे। टेलीकॉम सेक्टर है, निजी कंपनियां अभी बहुत लुभावने ऑफर दे रही हैं, लेकिन BSNL की मौजूदगी उन्हें एक चुनौती के रूप में रहती है। शनै शनै वो चुनौती छीण पड़ती जा रही है। 4G था, BSNL को दिया ही नहीं गया, मुकाबला में टिक ही नहीं पा रहा है। आज शिकायत कर रहे हैं सरकार की कंपनियां ठीक चलती नहीं है, तो चारा क्या है। आपसे जानना चाहूंगा, कुल मिला के चाहे आपकी सरकार हो चाहे आपकी विरोधी पार्टी की सरकार हो, BSNL की दुर्दशा तो आप दोनों के दौर में ही देखने को मिल रही है। क्यों इस प्रकार की नीति पर आप लेकर आ रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो नीति बनाई थी सार्वजनिक क्षेत्र के संदर्भ में, ये उनकी कल्पना थी। ये सारे संसाधन उनकी नीति के तहत बन के देश को विरासत में मिले। शनै शनै क्यों खत्म करने के लिए अग्रसर हैं आपकी पार्टी भी और अब जिसका सरकार है वो भी। देखिए डॉक्टर हिमांशु साहब, पंडित नेहरू जी ने जो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंतर्गत पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का इन्वेस्टमेंट बराबरी से बढ़ाने को प्राथमिकता दी थी जी। पब्लिक सेक्टर उस कोर एरिया में लेकर आए थे जहां कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर उस समय उस टेक्नोलॉजी को ला नहीं सकता था जी। चाहे वो फर्टिलाइजर प्लांट हो, चाहे वो परमाणु ऊर्जा हो, चाहे वो आपके गैस के आधारित टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो किसी भी तरह के आयरन स्टील के प्लांट्स को नई टेक्नोलॉजी के साथ लाने की बात हो, सीमेंट प्लांट्स के लाने की बात हो। पर जो आचार्य जी ने कहा, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि इन सब पब्लिक सेक्टर PSUs जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जी, इनकी वर्किंग की समीक्षा करने के लिए कोई ना कोई विभाग, अथॉरिटी रेगुलरली इनकी मॉनिटरिंग करता रहना चाहिए, जिससे कि किसकी वर्किंग में क्या डिटेरिएशन हो रहा है, कहां लॉस मेकिंग हो रहा है, क्यों लॉस मेकिंग हो रहा है, कहां टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की जरूरत है, इसका रेगुलर अध्ययन चलता रहे। हिमांशु साहब, मैं कहना चाहूंगा कि पार्लियामेंट के हर बजट सेशन में इन PSUs की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिस भी मिनिस्ट्री के अंतर्गत, एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, उन पर कोई ध्यान देता ही नहीं है। ना कोई सरकार का विभाग ध्यान देता है, ना कंसर्न विभाग के जो CMD होते हैं वो उस चीज को देखते हैं। प्रस्तुतिकरण संसद के पटल पर कर दिया जाता है जी। जो आचार्य जी ने कहा, ऐसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जो वार्षिक रिपोर्ट्स आती हैं, एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं, उनका गहन अध्ययन होना चाहिए, उसमें करेक्टिव मेजर्स लेना चाहिए, क्योंकि हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हमारी ताकत है। चाहे स्टील हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, चाहे वो कोई भी बेसिक इंडस्ट्री हो, जो उसमें किसी की मोनोपोली कैसे होंगे। अब ये सरकार तो एयरपोर्ट बेच रही है, रेलवे को बेच रही है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को बेच रही है। अब तो रेलवे की सरप्लस जमीन बेचने के लिए भी इस बजट में प्रावधान रख दिया जी। ये नहीं कि उसका आया हुआ पैसा कहां जाएगा, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए लगा देते, उन्हें लीज पे देने के लिए लगा देते, वो कुछ प्रयास नहीं, बेच दो, बस उनकी प्राथमिकता है बेच दो। बेचने को लेकर बहुत नाराजगी है प्रताप बानू शर्मा जी का। लेकिन मैं डॉक्टर सुभाष पांडे जी आपसे एक बात जानना चाहता हूं।
सरकार के दावों को गंभीरता से कैसे लें। मैंने आपको बताया था कि पिछले 4 सालों में लक्ष्य क्या थे और उसका 10% भी हासिल कर पाने में सरकार नाकाम रही। फिर भी इस बार 1,75,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। कैसे सरकार के दावों को गंभीरता से ले देश? लोग अतीत के अनुभव के आधार पर अपना भविष्य के संदर्भ में प्लानिंग करते हैं। आप तो इतने तजुर्बेकार अधिकारी हैं। 3 साल विफलताओं के हैं विनिवेश के संदर्भ में। जो सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किए उसके 30-40% तक भी सरकार नहीं पहुंची है, तो और भी लक्ष्य इतना बड़ा, क्या कहेंगे आप चिंता व्यक्त कर रहे थे। 35 लाख करोड़ का बजट है, 15 लाख करोड़ कर से आ रहे हैं, बाकी 20 लाख करोड़ का इंतजाम कहीं से तो करना है, उसमें से 2.25 लाख करोड़ अगर यहां से आ रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है। पर चिंता इस बात की है कि दावा 1,75,000 करोड़ का है और 17,500 करोड़ आ जाएं तो अभी अगरबत्ती लगाई जा सकती है भगवान के सामने। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो जितना बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होता है वो हमारे इसी जो अभी बात बताई सेंटोर होटल का या और पुराने केसेस जो बताए गए कि प्रोसेस को कैसे ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। मैं इस प्रोसेस का एक हिस्सा रहा हूं और इसलिए मैं आपको बता सकता हूं कि इन पुराने अनुभवों से सीख लेते हुए जो प्रक्रिया बनाई गई है वो इतनी पारदर्शी है और उसमें इतनी ज्यादा फिर उसी वजह से पेचीदगियां और जटिलताएं भी आ गई हैं कि हर कदम फूंक कर हर कदम पर अगर कुछ भी होता है तो वो दोबारा उसको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कॉल फॉर किया जाता है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल कॉल फॉर किया जाता है, और क्या चीजें आड़े आ सकती हैं स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में उसको सुधारा जाता है। जैसे अभी आप बात कर रहे हैं कि घाटे वाली और प्रॉफिटेबल के, देखिए अगर हम मोटे सैद्धांतिक रूप से बात करें कि अगर हम ये उस वक्त तक वेट करें कि जब सारी प्रॉफिट वाली भी घाटे में चलने लगे तब तक तो उनका वैल्यू लॉस हो जाएगा। तो इसलिए दोनों का लॉजिक अलग अलग होता है कि प्रॉफिट मेकिंग अगर सरकार की, जैसे वित्त मंत्री जी ने कहा, नीति स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी अप्रूव की है और 4 सेक्टर्स में, एक डिफेंस एटॉमिक एनर्जी स्पेस, एक एनर्जी सेक्टर और एक ये ट्रांसपोर्ट टेलीकॉम और दूसरा बैंकिंग फाइनेंशियल इंश्योरेंस। हर इन चारों सेक्टर्स में कुछ पब्लिक सेक्टर की लीड एंकर कंपनीज रहेंगी और बाकियों को नहीं रखा जाएगा। इस तरह की नीति के साथ चल रहे हैं। तो जहां तक है कि अगर उसमें किसी को हम स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या स्प्रूस अप करना होगा ताकि वो पोटेंशियल बायर को उसमें इंटरेस्ट हो। अगर मान लिया एयर इंडिया का डेट जो है, अगर सारा का सारा डेट अगर हम कहें कि ये भी जो भी ये लेगा उसको सारा का सारा डेट भी लेना है, तो हो सकता है उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 0 हो जाए या निगेटिव हो जाए। तो हम उसमें इस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे कि या अभी देखिए बीपीसीएल का है, उसमें नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो है असम की, वो एक वीक पॉइंट है। तो सरकार ने कहा कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी को अलग कर दिया जाएगा और फिर जो बाकी बचा होगा, क्योंकि उसके साथ बीपीसीएल का स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के लिए कोई मार्केट में एपिटाइट नहीं है, शायद वो नहीं हो सकता है। तो इस तरह के जो है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के लिए स्ट्रेटेजी बनाने में, और इसकी संभावना इस वजह से है क्योंकि इन सभी चीजों पर काम चल रहा है, आज से नहीं, 1-1.5 साल 2 साल से चल रहा है। तो अगर वो पिछले 1-2 सालों में नहीं हो पाए हैं तो इस साल होने की ज्यादा संभावना है, बजाय इसके कि बिल्कुल नए होते। अगर इसमें कोई नई चीज ली जाती है, सुभाष पांडे जी का ऐसा मानना है कि काम होमवर्क बहुत किया गया है, इसलिए इस साल सफलता की उम्मीद आप कर सकते हैं। हालांकि वो स्ट्रेटेजिक के अंतर्गत जो प्लान हुआ है उसमें खुलासा तो केवल इतना हुआ है कि जो अच्छे खासे लाभ की कंपनियां हैं उनके विनिवेश की तैयारी है, उसमें सरकार अपनी हिस्सेदारी बाजार के हवाले करने जा रही है और उसके चलते ये उम्मीद करते हैं कि सरकार ने इस बार जो लक्ष्य तय किया है 1,75,000 करोड़, वो शायद
हासिल कर पाए। कुछ असोसिएट धर्मराज महापात्रा जी कर रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं आखिरी टिप्पणी के तौर पे। जी धर्मराज। देखिए, मैं एक बात तो ये कहूंगा कि ये जो कहना है कि ये मार्केट के अंदर जो है कैपिटल मार्केट में बूम आएगा, रिटेलर को फायदा होगा, ये पूरी तौर पर भ्रम है, ये कोई और नहीं। सेबी ने जो आंकड़े जारी किए वही बता रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में हमारे मार्केट में जो रिटेल इन्वेस्टर है उनका परिमाण है 6 to 8%, बाकी सब कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं। इसलिए ये भ्रम बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल हमारी जो नियंत्रण है उसको जो है प्राइवेट इंडिजिनस कैपिटल के हाथों में सौंपना है। दूसरा, ये सबसे अनफॉर्चुनेट है कि आत्मनिर्भरता के नाम पर देश की आत्मनिर्भरता को नीलाम किया जा रहा है। आप मुझे बताइए, डिफेंस जैसा कोर सेक्टर, अगर उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा, आप उसको भी प्राइवेट कैपिटल को दोगे? अगर मान लीजिए देश में कोई अप्रत्याशित परिस्थिति पैदा होगी तो उस समय जो है हमारे रक्षा अनुसंधान या हमको जो साधन चाहिए उसके लिए हम प्राइवेट इंडस्ट्री के ऊपर निर्भरशील होंगे, और वो जिस शर्तों पर हमको ये सब उपलब्ध कराएंगे हम ये करेंगे। ये पूरी तौर पर आत्मनिर्भरता के नाम पर देश की आत्मनिर्भरता को ही नीलाम करने का प्रयास। एक बड़ा मौजूदा सवाल है, ये देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और उसके बाद सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से तमाम क्षेत्रों में इसलिए प्रविष्ट हुई कि यह महसूस किया गया कि जिस टेक्नोलॉजी की जरूरत है जिस स्तर पर संभव नहीं है, इसलिए सरकार को ही आगे आकर इस क्षेत्र में निवेश करना होगा। उसके तहत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगे, सेल के रूप में, बड़े बड़े एल्यूमिनियम प्लांट के रूप में, मैग्नीज प्लांट के रूप में, खदान के क्षेत्र में। 70 साल बाद यह बताया जाता है कि देश बहुत तरक्की किया है, पर तरक्की करने के बाद में सरकार का यह कहना है कि इस प्रकार के उद्योगों के लिए जिस प्रकार के निवेश की जरूरत है, जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी की जरूरत है, वो सरकार के स्तर पर बूते में नहीं है, इसलिए निजी क्षेत्र से निवेश की बड़ी जरूरत है। यानी आजादी के समय जिसके संदर्भ में हम ये कहते थे कि देश गुलाम था, देश का शोषण हुआ था, तो हमारी आजादी के बाद की सरकार में ये ताकत थी कि देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए वह निवेश कर पाई। और जब 70 साल में देश तरक्की इतनी कर गया है तो सरकार कहती है कि उसके पास देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो निवेश करना है वो नहीं है। यह अपने आप में एक सवाल पैदा करता है। विनिवेश के हिमायतियों को इस बात पर विचार करना चाहिए। एक बात तय है, लोग जो भी राय रखें, पर इस देश में अगर सार्वजनिक क्षेत्र नहीं रहेगा तो देश निश्चित तौर पर पूंजीपतियों के हवाले हो जाएगा। और कम से कम इस देश के संविधान की जो सम्मान की बात करते हैं हम, वो संविधान इस कल्पना के साथ तो हमारे संविधान निर्माताओं ने तैयार नहीं किया था। उम्मीद है ये चर्चा किसी दिशा पे पहुंचेगी और समाधान की कोई उम्मीद आने वाले समय हम कर पाएंगे। हालांकि सारथी आचार्य जी की इस दलील से मैं सहमत हूं कि एक संतुलित किस्म की दिशा में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये रास्ता भी बुरा नहीं है, पर उसमें संतुलन होना चाहिए। देश के संसाधनों को पूरी तरह निजी क्षेत्र के हवाले कर देने की कोशिशों का विरोध जगह जगह पर हो रहा है, इसकी तरफ भी सरकार को ध्यान दिए जाने की जरूरत है। आप सभी मेहमानों का धन्यवाद एक अहम चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर कुल मिलाकर 2 शेर हैं, एक सरकार के लिए, एक जनता के लिए। जिसको जिस सुविधा के साथ समझना है वो समझ सकता है। इसमें एक शब्द आया है कासा। कासा भिक्षा पात्र को बोलते हैं। तो हमारा ये शेर मंजर भोपाली का लिखा हुआ है। एक गजल के 2 शेर हमने निकाले हैं इस मसले पर आपसे साझा करने के लिए। हमारे ये शेर कहते हैं कि जिंदगी के लिए इतना नहीं मांगा करते, कि जिंदगी के लिए इतना नहीं मांगा करते, मांगने वालों से कासा नहीं मांगा करते। हमको आता है नई राह बनाने का हुनर, हमको आता है नई राह बनाने का हुनर, हम पहाड़ों से भी रास्ता नहीं मांगा करते। तो मंजर भोपाली ने इस हौसले के साथ हमें कोई राह दिखाई है। एक शायर जब कोई राह दिखाता है तो साहित्यकार ही देश को उस समय पर मार्ग प्रशस्त करता है जब सियासत से देश का मार्ग प्रशस्त नहीं हो पाता। देखें, ये राह हमें कोई नई दिशा में आगे बढ़ने में मददगार होगी। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, सदा प्रणाम।